8 का सही जवाब दीजिए, क्या है आंसर। चलिए भाई जल्दी आंसर करो, आगे बढ़ो। बताना है आपको 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों में क्या क्या शामिल है। क्यों 1857 की क्रांति में हमको सफलता नहीं मिल पाई, क्यों अंग्रेजों को और ज़्यादा वक्त लग गया भारत से जाने में, लगभग लगभग और 100 साल का समय लगा। जरा बताएं क्या कारण थे, कमेंट करिए, जल्दी जल्दी बताएं आप। सभी आंसर करें सारे, करमवीर जो कक्षा में हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो भाई देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, 1857 की क्रांति की फेलियर के बारे में, क्यों 1857 की जो क्रांति है बेसिकली वो अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में पूरी नहीं हो पाई, तो इसका एक बड़ा कारण क्या है बेसिकली, यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, यानी प्रभावी नेतृत्व की कमी। यहाँ पे क्या है, कोई भी एक्चुअली लीडर वहाँ पे हम जिसको कह सकते हैं जो नेतृत्व को क्या करे, वो आगे लेकर के जाए। क्योंकि यहाँ पे दो तीन चीज़ें याद रखना है, ये तमाम जो चीज़ें आप देख रहे हैं 1857 की जो क्रांति होती है उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और उन फैक्टर्स में जब हम देखेंगे तो सैनिकों की अपनी समस्याएं, किसानों की अपनी समस्याएं, जितने भी हमारे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो राजनेता हैं उनकी अपनी अपनी समस्याएं, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारे सैनिक दिल्ली की तरफ आते हैं और जैसे ही वो क्या करते हैं, बहादुर शाह जफर से लीडरशिप यानी नेतृत्व प्रदान करने के लिए गुहार लगाते हैं, तो उनको विश्वास ही नहीं होता, यकीन ही नहीं होता है। यहाँ पे एक्चुअली में वो लीडर तो बन जाते हैं, नेता तो बन जाते हैं, लेकिन उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उनके पास में अब वो विजन नहीं बचा है। बाकी के लीडर्स के पास में भी वो विजन नहीं है, उनके पास में भविष्य को देखने के लिए वो नज़र नहीं है, वो दृष्टि नहीं है, साथ ही साथ में भविष्य के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई उनके पास में स्ट्रैटेजी नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, लंबे समय तक जो विद्रोह है वो उसको डायरेक्शन नहीं मिल पाती, इसलिए क्या हो जाता है, वो उसकी धार में कमी आती है, रिसोर्सेज की बहुत कमी होती है। जितने भी सैनिक है बेसिकली वो क्या है, गरीब परिवारों से आते हैं, किसान परिवारों से आते हैं, उनके पास में ज़्यादा संसाधन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रिटिश है उनके पास में क्या है, टेलीफोन है, उनके पास में टेलीग्राफ है, उनके पास में पूरी मशीनरी है, उनके पास में अत्याधुनिक हथियार हैं, उनके पास में रेलवे भी है। तो इन सब से क्या होता है, उनको मदद मिल जाती है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में उनको कोई तकलीफ होती नहीं है। तो इस वजह से क्या किया उन्होंने, विद्रोह को दबाने में और उनको सहायता मिल जाती है। यहाँ पे क्या है, सीमित जन समर्थन होता है, यानी हमारे यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स हैं वो सब क्या है, किसान परिवारों से आते हैं, लेकिन यहाँ पे तमाम चीज़ों के बावजूद भी क्या है, उसको मध्य वर्ग का क्या नहीं मिल पाता है, समर्थन नहीं मिल पाता है। जो मिडिल क्लास है बेसिकली उससे क्या नहीं मिल पाता है, उसको अप्रोप्रिएट सपोर्ट नहीं मिल पाता है। हर एक पूरे के पूरे भारत में ये जो क्रांति है बेसिकली फैल नहीं पाती है, और हर क्षेत्र से इसको समर्थन मिल नहीं पाता है। कुछ एक गांव से, कुछ एक किसान परिवारों की तरफ से ही इनको क्या मिलता है, समर्थन मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, सीमित समर्थन भी क्या रहता है, इस 1857 की क्रांति के असफल होने का एक बड़ा कारण होता है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, सभी के सभी सही हैं, जो क्या करते हैं, कलेक्टिवली 1857 की क्रांति को असफल होने में अपना योगदान देते हैं। भविष्य में आपको ये याद रखना है, ये सारे फैक्टर्स जो है इन पे काम करना है अगर कभी भी इस तरह की चीजें होती हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी आंसर करें और आगे बढ़ें। आपको बताना है 1857 की महान क्रांति के परिणामों में शामिल नहीं है, क्या क्या इसमें से शामिल नहीं है। स्वागत है आपका भाई दीपक जी, नायक साहब नमस्कार। कोटा से हैं आप, राजस्थान से, मैं राजस्थान भरतपुर से। चलिए जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी आंसर करें आप, फटाफट फटाफट। देखिए जब हम बात करेंगे
इसके परिणामों के बारे में देखिए, सुने ध्यान पूर्वक। ये तो भाई 1857 की क्रांति जो है उसको क्या कर दिया जाता है, पूरी ताकत लगा करके, ब्रिटिश की पूरी ताकत लगा दी जाती है और ताकत लगा करके इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। लेकिन इस तरह का विद्रोह फिर से ना हो, आगे इस तरह के रिवॉल्ट ना हो भारत में, क्योंकि ये सोने की मुर्गी थी, यानी सोने की चिड़िया थी, रोजाना आपको सोने के अंडे देने वाली चिड़िया थी भारत अंग्रेजों के लिए। और वैसी स्थिति में अब वो उनके हाथ से जा ही रही थी, तो वो जाते जाते ही बची थी। यानी कि एक इतना संपन्न, इतने सारे रिसोर्सेज दुनिया के और कहीं नहीं मिलने वाले थे अंग्रेजों को। यानी यहाँ पे उनको हर प्रकार की फसल मिल रही है, हर प्रकार का उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है, यहाँ पे मिनरल्स मिल रहे हैं, यहाँ पे तमाम तरह के स्पाइसेस मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहा है। यानी अंग्रेजों की ज़रूरतों की सारी चीज़ें भारत के पास में अवेलेबल थी। और वो कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह का एक संसाधन संपन्न कोई राष्ट्र, कोई भी राज्य उनके हाथ से जाए। तो उसके लिए वो क्या थे, पूरी तरह से सजग थे उसके मामले में। अब वैसी स्थिति में जब ये 1857 का रिवॉल्ट हो गया, कभी भी उन्होंने इस तरह की बात सोची नहीं थी कि ऐसी भी कभी कोई घटना हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, अब वो नहीं चाहते कि ऐसी घटना फिर से भविष्य में हो, इस तरह की कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की दुर्घटना उनके साम्राज्य के सामने आए, वो कभी नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे वो क्या करते हैं, एक प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन लेकर के आते हैं। यानी महारानी जो है, बेसिकली महारानी की उद्घोषणा आती है, जिसके बारे में हमने सुबह की क्लास में डिटेल में बताया आपको। 1858 का क्या आता है, एक एक्ट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यानी इसको कहा जाता है स्वशासन अधिनियम। यानी भारतीयों को क्या है, स्वशासन देने के लिए, या सुशासन कई बार इसको बोल दिया जाता है, स्वशासन नहीं बोलेंगे, माफ कर देना, सुशासन मतलब अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस एक्ट के नाम से इसको जानते हैं। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, पहला और इंपॉर्टेंट जो काम किया जाता है वो क्या किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अफेयर्स थे, हर प्रकार के अफेयर को क्या कर दिया जाता है, खत्म। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का मामला यहाँ से साफ कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा रोल खत्म, उसका कोई अब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं होगा, कोई भी प्रशासनिक काम नहीं होगा, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, सारे के सारे मामले उसके क्या कर दिए जाते हैं। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, धार्मिक मामले जो हैं, सामाजिक मामले हैं, उसमें हस्तक्षेप की नीति को फॉलो किया जाता है। यानी नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को इधर यहाँ पे क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। यानी जिसको एडॉप्शन करना है, जिसको गोद लेना है, वो ले आराम से। नए राज्य अभी अक्वायर किए नहीं जाएंगे, किसी प्रकार से नए राज्यों को क्या नहीं किया जाएगा, अधिकृत नहीं किया जाएगा। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है बेसिकली अब उसको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे क्या है, सेना का पुनर्गठन करने के लिए एक पील आयोग का गठन किया जाता है। पील आयोग जो है बेसिकली उसका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। और पील आयोग की जो रिकमेंडेशंस होती हैं उनके हिसाब से क्या किया जाता है, सेना का पुनर्गठन। यानी कि अभी तक क्या होता था, यहाँ पे लगभग 87% के आसपास क्या था, सेना में भारतीयों का क्या था, उनका रिप्रेजेंटेशन था। उनका ध्यान रखना है आपको, भारतीय ही हुआ करते थे स्पेशली सेना के अंदर। यानी ऊंचे पदों पे ही क्या किया जाता था, ब्रिटिशर्स को रखा जाता था। अब क्या किया गया, इसका कंपोजिशन बदल दिया गया और अब इसका अनुपात जो किया गया था वो था 2:1। यानी 2 भारतीय सैनिकों पे 1 अंग्रेजी सैनिकों की नियुक्ति की गई थी। यहाँ पे ये समझ लीजिए, जितने भी जहाँ पे क्या है आर्मरीज हैं, जहाँ पे क्या है बंदूक हैं, जहाँ पे गोला बारूद है, उन सभी स्थानों से सभी भारतीयों को क्या कर दिया गया, दूर उनकी अपॉइंटमेंट हो गई। यहाँ पे क्या होगा, अभी हर एक जाति से, हर एक समुदाय से क्या किया जाता है, सैनिकों की भर्ती। यानी अभी तक क्या होता था, ब्राह्मणों से ही क्या किया जाता था, ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से क्या किया जाता था, सैनिकों को भर्ती किया जाता था। लेकिन अब ये जो नीति है उसको छोड़ दिया जाएगा। अब इसका क्या होगा, अब उसका सेना का हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा, अमलगमेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। यानी हर समुदाय से, चाहे वो कोई भी समुदाय हो, सभी समुदाय से क्या किया जाता है, सैनिकों की भर्ती। और अब उसके साथ में क्या किया जाता है,
यानी तमाम तरह से अब उनको कोशिश ये की जाती है कि उनको जाति के नाम पे, उनको धर्म के नाम पे, उनको क्षेत्रीयता के नाम पे क्या किया जा सके, अलग अलग रखा जा सके। मतलब एक होने से उनको हर संभव क्या है, रोकने का प्लान यहाँ पे किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं बेसिकली वो क्या थे, 1857 की क्रांति जैसी घटना भविष्य में फिर से ना हो, इसके लिए इसमें क्या किया जाता है, सेना का पुनर्गठन किया जाता है। और भी बहुत सारी बातें यहाँ पे जो कि पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से खास हैं, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं सुबह की क्लास में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एक बार सुबह जाकर के देख लीजिएगा, सारे के सारे पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी बताएं, आगे बढ़ें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी बताइए। आपको बताना है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। एक बुक है, बहुत ही शानदार ये बुक है और बार बार यहां से सवाल पूछे जाते हैं। मुझे बताइए कमेंट करके क्या है इसका सही जवाब। द ऑथर ऑफ बुक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एज, बताएं जल्दी से क्या है। पूरनचंद जोशी, क्रिस्टोफर हिवर्ट, जॉर्ज ब्रूस मल्लेशन और वीर सावरकर, क्या है सही आंसर। ये सारे के सारे ऑथर्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए और उन्होंने जिन जिन बुक्स का नाम रखा है, लिखा है, जो जो बुक पब्लिश करी है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं भाई। चलिए, तो जिन जिन महारथियों ने जवाब दे दिया है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक के जो राइटर हैं, ऑथर हैं, उनका नाम है वीर विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर साहब ने क्या किया है, इस पुस्तक को लिखने का काम किया है।